नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सबका हिसाब होगा। और आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में योगी राज माफिया साहब। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। माफिया और अपराधियों का सफाया भी हो रहा है। भू माफिया पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 67,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन कब्जा मुक्त करवा दी गई है। और उस जमीन पर क्या हुआ, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। उस जमीन पर गरीबों दलितों के लिए आवास बना दिए गए हैं, लेकिन विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे चुनावी नाटक और प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। अगर पिछली सपा सरकार की बात करें तो उस वक्त क्या होता था, क्या आंकड़े थे अपराध के, वो भी समझिए। रोजाना 7,650 अपराध की वारदातें होती थी, जिसमें 24 रेप की वारदातें थी, 21 अटेम्प्ट टू रेप की वारदात थी, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग। मतलब साफ है कि पहले माफिया का राज था, अब कानून का राज है। लेकिन कहीं ना कहीं इसे लेकर के समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। 9 साल पहले तक की अगर बात की जाए तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में 7,650 मामले एक दिन में दर्ज किए जाते थे। अगर आप 365 दिन से इनको गुणा करने बैठ जाएंगे तो सर घूम जाएगा। उत्तर प्रदेश को किस तरीके से पूरे भारत में सिर्फ 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 ऐसे क्राइम के केसेस होते थे जिसमें नंबर 1 बना दिया गया था। अब 8 साल पहले, 9 साल पहले किसकी सरकार थी आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन आज वही पार्टियां सवाल कर रही हैं। वो ये कह रही है कि माफियाओं का सफाया नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी माफिया उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। लेकिन जो आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है। एनसीआरबी आंकड़े ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब जाकर के क्राइम पर लगाम लगा है। किसके राज में लगा है वो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। उत्तर प्रदेश में आज जब महिलाएं रात में वक्त घर से बाहर निकलती हैं तो डर में नहीं निकलती हैं, क्योंकि रोमियो एंटी स्क्वाड टीम बना दी गई है। एंटी रोमियो स्क्वाड टीम के तहत किस तरीके से कार्य किया गया है वो सभी ने देखा है। इतना ही नहीं, इसके विपरीत अगर बात की जाए तो एक वक्त ऐसा भी था जब महिलाएं दिन में नहीं निकलना चाहती थी, लेकिन अब जब वक्त बदला है तो वही पूर्व की सरकारें सवाल उठा रही हैं, सवाल पूछ रही हैं, उंगलियां खड़ी कर रही हैं और ये कह रही हैं कि ये सब तैयारी 2027 के विधानसभा चुनावों की है। और बिहार में ये जो सब कुछ हो रहा है, यानी चुनावी प्रचार में जो कुछ कहा जा रहा है वो मात्र एक रिहर्सल है। अब इस पर भरोसा कैसे करिएगा, लेकिन आज का सवाल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या योगी सरकार माफिया पर अंकुश लगाने में कामयाब रही है। अब आंकड़े तो साफ साफ ये कह रहे हैं, लेकिन वहां पर जो सरकार पूर्व में रही है वो क्या कह रही हैं, उनकी बातें भी मैं आपको सुनाऊंगी और चर्चा भी हम करेंगे। कौन हमारे साथ जुड़ने वाला है, जल्दी से आपका परिचय मेहमानों से करवा देती हूँ। हमारे साथ कौन कौन से वो मेहमान हैं जो जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता खेमचंद शर्मा जी जुड़ेंगे, साथ ही प्रवक्ता समाजवादी पार्टी यश भारती जुड़ेंगे, डॉक्टर शिवानंद प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक है, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक है, ये सभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राहुल लाल जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से ये कर लेती हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में सच में माफिया पर अंकुश लगा है, क्या आपको ये लगता है? क्योंकि वहां की जो पूर्व की सरकारें हैं वो तो कई सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में माफियाओं पे कुछ कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में माफियाओं का भी वर्गीकरण हो गया है। देखिए, कुछ ऐसे माफिया थे जिनको कि वर्तमान सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं था, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई भी। अच्छा भी लग रहा है ये दृश्य देखकर कि माफियाओं के जमीन पर जो है कि वो वहां पे जो है कि अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, भूमिहीनों को जो है कि वो मकान दिए जा रहे हैं। बड़ा अच्छा भी लग रहा है ये तस्वीर देख के। हाँ। लेकिन साथ ही साथ ये एक पहलू है जिसके लिए कि मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद भी करता हूं, लेकिन इसके साथ एक दूसरा पहलू भी है हम लोगों को, और उसे भी देखना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी माफिया हैं जिन्हें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के माफिया के रूप में लोग कहते हैं। सामान्य लोग कहते हैं कि वे बीजेपी के माफिया, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। अब जैसे ब्रजेश सिंह का नाम ले लीजिए, बनारस में है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर भी बहुत सारे जमीनों को जो है कि लेने का, छीनने का आरोप है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लखनऊ से देखा लेकर के बरेली तक, बरेली से लेकर के प्रयागराज तक, प्रयागराज से लेकर के वाराणसी तक 67,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। आप ना मैं तो कह रहा हूं, हाँ, मैं तो देखिए इस आंकड़े को मैंने खारिज नहीं किया है। बिल्कुल इस ये 67,000 एकड़ के जो मामला है, मैं तो कह रहा हूं ये और बढ़ सकता है। कहां से बढ़ेगा बढ़ेगा। देखिए वो भी मैं बताता हूं आपको।
हम लोगों ने देखा कि दर्जनों टीवी चैनल के कैमरों के सामने में किस तरह से जो है कि एक हत्याकांड हुआ था, जो एक उसमें दो भाई अपराधी जो है कि उसमें मारे गए थे। लेकिन वो मारने का काम पुलिस सुरक्षा के बीच में कुछ जो है कि नए नवेले लड़के जो गुंडे आपराधी तत्व थे उन लोगों ने किया था। वो काफी बेहद गरीब किस्म के बच्चे थे। आप वो अभी थोड़ा और जेल अंदर में जाएंगे तो बहुत मैं सारे कह- ऐसे राज थे, बहुत सारे ऐसे राज थे जिन्हें नहीं, खुलने का डर किसको था, किन सरकारों को था, वो आप मुझसे बेहतर नहीं, जानते होंगे। हालांकि मैं उस नहीं, वक्त मैं यहाँ पर देखिए, मौजूद थी, मैं जिस हत्याकांड की आप बात कर रहे हैं उस वक्त मैं वहां पर मौजूद थी। क्या हुआ था मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। राहुल लाल जी, मैं आपके पास लौटूंगी। सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे जी, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये कहना गलत होगा कि पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और उत्तर प्रदेश के लोगों की तकदीर बदली है? कैसे झुटलाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल मीनाक्षी जी, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आज योगी आदित्यनाथ की सरकार विकास और विश्वास की प्रामाणिक गारंटी के तौर पर काम कर रही है। और जो माफिया राज था उसको समाप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ जी की। और जिस प्रकार से हमने देखा था कि अपराधियों का बोलबाला पहले की पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां उनको संरक्षण भी देती आ रही थी, और तमाम ऐसे बड़े बड़े माफिया जो है वो उन राजनीतिक पार्टियों के बैनर तले पाले जा रहे थे, और तमाम जो सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर है उस पर हमला हो रहा था। जो आम नागरिकों की जमीनें हैं उसको अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था। जो तमाम तरह की हत्याएं हो रही थी उसमें वो अपराधी शामिल थे। आज बड़े ही मैं खुद उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और बड़े गर्व से कह सकता हूं कि वास्तव में आज उत्तर प्रदेश जो है वो अपराध मुक्त, माफिया मुक्त की ओर अग्रसर हो चला है। और लगातार हमने देखा, देखिए आप नोएडा देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण नोएडा है। यही नोएडा था 2017 के पहले, यहाँ पर कितनी जमीनें जो है वो खाली पड़ी थी, लोगों सौरभ दुबे जी, मैंने ने यही का खरीद रखी उदाहरण थी, दिया। उत्तर तो प्रदेश आकर के में नोएडा में बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी हुई थी जिस पर कब्जा किया गया, और किन किन की सरकारों में किया गया यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के इसी नोएडा को किस तरीके से मुख्यमंत्री ये कहकर के दरकिनार कर देते थे पूर्व के मुख्यमंत्री कि अगर उत्तर प्रदेश के नोएडा में चले गए तो सरकार नहीं बनेगी। आज के लेकिन जो मुखिया है बार बार वो नोएडा आते हैं, लेकिन एक मुखिया ऐसे भी रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में नोएडा को स्वीकार ही नहीं करते थे। तो अब ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर अपराध में लगाम लग सकती है? यश भारतीय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर माफिया राज घटा है तो क्या इसमें योगी सरकार की एक बड़ी भूमिका नहीं रही है? आप इसे मानने से इनकार करेंगे? मीनाक्षी जी, दो बातें हैं। एक तो पैनल में भारतीय जनता पार्टी के वक्ता प्रवक्ता नहीं है तो उनकी कमी पूर्ति मत कीजिए आप। अरे मेरा उनके काम सवाल सवाल उनके पूछना पास है। रहने आपकी दीजिए। शुरुआत ही ऐसे होती है, मैंने सिर्फ आपसे सवाल पूछा, आपका काम जवाब देना है। आप जवाब दीजिए। तो मैंने आपको रोका कब? अभी आप बोलना भी शुरू नहीं हुए, मुझ पे ही आगे सीधे बोलिए। आपसे सच जो सवाल किया गया है बिल्कुल बोलिए। मैं बोल लूं? बिल्कुल बोलें। तो फिर मुझे बोलने दीजिए ना, फिर रोक क्यों नहीं है? मैंने नहीं आप रोका इतना सब कुछ, आपको बस आप करेक्ट इतना किया सब कुछ है। आरोप लगा रही थी। क्या मैंने रोका आपको? नहीं, आप इतना सब आप भारतीय जनता पार्टी के वक्ता बन के काम कर रही थी, मैंने रोका आपको? अब गलत मुझे मेरे वक्ता के रूप में काम करने की, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। मुझसे तो कतई मत करिएगा। मेरा काम है सवाल पूछना और मैं सवाल पूछ रही हूँ। अगर मैं नोएडा में रात को निकलती थी तो मुझे डर लगता था, और अब जब नहीं लगता है तो उसके बारे में बोलूंगी। उत्तर प्रदेश से ही आती हूँ, कहीं दूर से नहीं आती हूँ मैं, उत्तर प्रदेश से ही आती हूँ, बुंदेलखंड से आती हूँ, महोबा से आती हूँ, और मुझे पता है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। आपसे जो सवाल किया गया है कृपया आप उस पर बोले, मुझ पर गलती से भी आने की कोशिश मत करिएगा। क्या होगा? आप मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं, मैं आपको बस समझा नहीं, रही हूं। आप मुझे धमकी दे रही हैं? समझा रही हूँ। इंडिया डेली के माध्यम से आप मैं क्या आपको मुझे समझा धमकी दे रही रही हूँ हैं? भारती जी। मेरा सीधा सा सवाल आपसे बहुत सीधा सा था कि अगर उत्तर प्रदेश मैं में जवाब दे रहा हूँ। मुझे आप पूरा जो घटते कार्यक्रम हैं, चला रही हैं, आप जो पूरा कार्यक्रम चला रही हैं, आपके जो वक्तव्य हैं, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। मैं सिलेक्टिव नहीं हूँ। जो पूरा कार्यक्रम आपने जिस तरीके से चलाया उस कार्यक्रम पे बात कर रहा हूँ। आपने लगातार पूर्व की सरकारों को कहा, उसमें राजनाथ सिंह जी भी आते हैं। आपने पूर्व की सरकारों का, उसमें रामप्रकाश गुप्ता जी भी आते हैं। आपने पूर्व की सरकारों का, उसमें कल्याण सिंह जी भी आते हैं। लीजिए नाम, लीजिए नाम। हिम्मत है आप में। और नोएडा आने और जाने ना जाने से अगर जनता को लगता है कि फर्क पड़ता है तो नोएडा में जो मेट्रो ट्रेन आई है उससे फर्क पड़ता है जनता को। सैमसंग जैसी इंडस्ट्रीज आई हैं उससे फर्क पड़ता है जनता को। और भी जो विकास हुआ है, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की दूरी कम हुई है, उससे फर्क पड़ता है लोगों को। नोएडा आकर के टहल करके और प्रधानमंत्री की गाड़ी के पीछे पीछे चल करके विकास नहीं हो सकता।
विकास के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। हरकुलस जैसा लड़ाकू विमान उतरे, लोगों को विश्वास हो कि इस क्वालिटी का बना हुआ है, उस क्वालिटी का एक्सप्रेस वे बना करके लोगों के बीच में विश्वास होता है। 28 लाख लैपटॉप बांट करके जनता के बीच में उन बच्चों को, युवाओं को तकनीक से जोड़ करके 5 करोड़ पौधे लगा करके गिनीज बुक के साथ में पर्यावरण को सुरक्षित करके तमाम ऐसी उपलब्धि, किसान मंडी लगा करके, कृषि मंडी लगा करके, दूध के लिए उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना करके, महिलाओं के सुरक्षित के लिए 1090 जैसी हेल्पलाइन करके, महिला हेल्पलाइन करके, नवनीत सिकिरा जैसा काबिल अफसर बनाया जाता है। पुलिस हेडक्वार्टर जैसा बेहतरीन टाइम जो है वो 7 मिनट 22 सेकेंड है। पहले का आप बता दीजिएगा। चलिए सौरभ दुबे जी, आप मुझे ये बताइएगा कि बीजेपी तो हमेशा ये कहती रही है, सीधे ये कहती रही है कि समाजवादी पार्टी रही हो या बसपा रही हो, सबने सिर्फ और सिर्फ माफियाओं को पनपाने का काम किया है। तो बीजेपी की तरफ से जो ये कहा गया, क्या गलत कहा गया? कोई भी अगर प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी के हैं, बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनको शालीन होना चाहिए। बजाय कि आप सवालों का उत्तर दें, आप एंकर के ऊपर गुंडई दिखाएं, यहाँ पर उद्दंडता करें, उससे अच्छा आप तथ्यों और तर्कों के साथ बात करिए। दूसरी बात देखिए, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी के रूप में एक युवा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला, मैं भी अपना मुख्यमंत्री उनको मानता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके उस समय जो है, और जिस प्रकार से उन्होंने भी कुछ काम किया उसकी भी तारीफ सराहना हो सकती है। लेकिन जो माफिया, जिस पर आज डिबेट है, जिस विषय को हम लेकर के बैठे हैं, ये साफ साफ दिखाई देता था कि पूर्व की सरकारें और पूर्व की सरकारों में उसमें रामप्रकाश गुप्ता जी, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह का नाम नहीं है। वो संरक्षण देने वाला काम समाजवादी पार्टी करती थी। समाजवादी पार्टी के बैनर तले जो है माफिया, गुंडे, बलात्कारी, रेपिस्ट, जमीन अतिक्रमण करने वाले लोग पाले गए। मुख्तार अंसारी से लेकर के अतीक अहमद इसके उदाहरण है, जिनके ऊपर हजारों केस चले, जिन्होंने सरेआम जो है दिन दहाड़े लोगों को मारा, गोलियां चलाई, कोर्ट के लोगों को, डीजीपी को अपना जो है वो धमकी देते थे, वहां के प्रशासन को धमकी देते थे। ऐसे लोगों का समर्थन करना किसी भी पार्टी के प्रवक्ता के लिए वो अच्छा नहीं होता। हाँ, निश्चित तौर पे मैंने बोला, नोएडा से लेकर के गोरखपुर चले जाइए आप, या बुंदेलखंड से लेकर के आप जो है वो आगरा, मथुरा, कासगंज, कहीं भी चले जाइए, आज लोग जो है विकास की धारा से जुड़ना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। निश्चित तौर पर ये जो माफिया वाली बात है, गुंडाई वाली बात है, आज हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे प्रदेश में मानने पर है, ये तो मानने पर है, और नहीं मानेंगे कुछ, नहीं देखिए, इसमें मैं तर्क देता हूं। खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो इस बात का जवाब दें। यश भारती की तरफ से जो कुछ भी कहा गया है, खेमचंद शर्मा जी पूर्व की बीजेपी सरकारों पर वो सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या माफियाओं को पनपाने का काम उनकी तरफ से नहीं किया गया? नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, पूर्व की जो 22-23 साल सरकार रही, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बीएसपी की सरकार थी, उस समय माफिया पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में व्याप्त हुआ, फैला, और जिस तरीके से एसपी, डीएसपी का एक सिस्टम होता है, प्रशासनिक सिस्टम, वैसे ही उन्होंने माफिया का पूरा सिस्टम नीचे तालुका लेवल तक, मैं कहता हूँ गांव तक उन्होंने स्थापित किया हुआ था, और उन्हीं के माध्यम से पूरा प्रशासन चलता था। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो एक तरीके से साइड व्यवस्था में कन्वर्ट होकर रह गई थी। तो ये सारे काम जो हुए वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी के, पर्टिकुलरली समाजवादी पार्टी के राज में हुए, जिसमें पहले मुलायम सिंह यादव जी का भी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बाद अखिलेश जी का लगातार कंट्रीब्यूशन रहा, और इन्होंने अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम हम यहाँ पे लेंगे तो पूरी लंबी लिस्ट हो जाएगी, जिसमें 100-150 नाम है। उनके माध्यम से इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में घमासान मचा दिया, जमीन कब्जाएं, जो वहां पे लोग काम धंधे करते थे वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। और जैसे ही 7-8 साल में पिछले लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ, मैं आज बताता हूँ, मैं खुद ब्रज क्षेत्र से आता हूँ, बरसाना से आता हूँ, आज ब्रज क्षेत्र में दूसरे राज्यों से और विदेशों से लोग आके वहां पे बस रहे हैं। हमारे बरसाना में जो जमीन के रेट है 20-25 गुना हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वहां पे गुजरात की कॉलोनी बन रही है, वहां पे फॉरेनर्स की कॉलोनी बन रही है, हमारे बरसाना में बन रही है, वृंदावन में ऐसा हो रहा है, मथुरा में ऐसा हो रहा है, अयोध्या जी में ऐसा हो रहा है, काशी में ऐसा हो रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बिजली की व्यवस्था है, लोगों को सिक्योरिटी है कि अगर वो जमीन ले रहे हैं तो जमीन को कब्जा नहीं सकता, वो जमीन पे क्योंकि बाबा हैं, बाबा हमारी सहायता करेंगे। आज कोई भी वहां पे आके रातों चोरी नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। आज रात दिन लोग आज बड़ी भूमि में जाते हैं परिक्रमा देने वाले, ये नहीं सोचते कि भाई हम 8 बजे के बाद गोवर्धन की परिक्रमा देने जाएंगे तो कहीं हमारी गाड़ी लुट जाएगी, हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं, 24 घंटे ब्रज क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के, चाहे वो
कोकलावन की परिक्रमा हो, चाहे बरसाना की परिक्रमा हो, गोवर्धन जी की परिक्रमा हो, मथुरा वृंदावन की परिक्रमा हो, 24 घंटे लोग वहां पे जाते हैं। पहले खुद मैं वहां से पड़ा हुआ हूँ, 7-8 बजे के बाद लोग नहीं जाने देते थे कि कल जाना, क्योंकि जो जो खाली एरिया है वहां पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय गुंडों को पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के राज में छूट थी। और जिस यानी आप ये तरीके से कह रहे हैं समाजवादी सीधे पार्टी तौर के पर कि प्रवक्ता माफियाओं का जो राज था, माफियाओं पर जो लगाम लगी है वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लगी है। डॉक्टर शिवानंद जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनसे मैं सवाल ले लेती हूँ। आप इस वक्तव्य से सहमत हैं? जो कुछ भी अभी यहाँ पर खेमचंद जी के द्वारा कहा गया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि योगी सरकार में ही सब कुछ हुआ है। मीनाक्षी जी, गुड इवनिंग, पूरा पैनलिस्ट का नमस्कार। देखिए, योगी आदित्यनाथ जब से चीफ मिनिस्टर 7 साल से बने यूपी के लिए, मेरे को नहीं लगता बहुत अच्छा काम किया है। क्राइम बढ़े हुए हैं। आज भी राजा भैया का देखिए, अगर इतना ही राम को मैंने लाया बोला, राम ने तो सबक सिखा दिया। राम के नाम पे गाय काटने वाले से चंदा लेते हो। और दूसरी बात, कितने चांगुर बाबा का जमीन नहीं लिया, क्योंकि पार्टनरशिप है ना उसमें अमित शाह जी का। चांगुर बाबा का 2000 करोड़ का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, इनका बीजेपी आरएसएस बिना हुआ नहीं, उपाध्याय था आरएसएस का। दूसरी बात, इतना ही अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ को गट्स है तो विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, सुशील मोदी, इनका जमीन पे दिया तो गौर गरीबों को। अच्छा काम कीजिए। प्राइम मिनिस्टर पीएमओ में तो पीएमओ अगर इतना है, बीजेपी नेता को पूछता हूँ कि यूपी में युवा युवती को पेपर लीक करते हो, हाँ, लाठीचार्ज चलाते हो, युवा युवती को रोजगार नहीं है, बेरोजगार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, 2 करोड़ तो दिया नहीं। आज देखिए कितने लोग पलायन है। आज भी मुंबई महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, राजस्थान में, गुजरात में, आज देखिए आपकी कुछ बातों में खेमचंद जी, माफ करिएगा, सौरभ जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं जी। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि जो शिवानंद जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जब भी हिंदुओं की आस्था, चूंकि हमारे भगवान राम जो है वो हमारे लिए आराध्य हैं, तो ऐसे जो वक्तव्य वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि राम ने ऐसे कर दिया, राम ने, कम से कम जो है भगवान हमारे आराध्य हैं, उनके लिए जो है सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार ये कहा जा रहा है, अभी बीजेपी के नेता ने भी एक बात कही बसपा को लेकर के, मैं नहीं, बसपा के समय भी प्रशासन बहुत अच्छा था, अच्छा काम कर रहा था, और बसपा के सहयोग से भाजपा के सहयोग से जो है बसपा की सरकार बनी थी 2 बार। ये जो सिर्फ गुंडागर्दी थी, ये समाजवादी पार्टी के समय एक बड़े स्तर पर, एक बड़े पैमाने पर गुंडों को पालना पोसना, संरक्षण देना। राहुल लाल जी ने एक बहुत अच्छा विषय उठाया अभी, उन्होंने कहा कि ब्रजेश सिंह की बात की। देखिए, ये जो पूर्वांचल का एरिया है, चाहे वहां पर धनंजय सिंह हो, ब्रजेश सिंह हो, विनीत सिंह हो, इस तरह के तमाम जो लोग हैं, इनको मैं बता दूं, ब्रजेश सिंह की चर्चा इन्होंने की भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही। ब्रजेश सिंह 2019 से 2023 तक जेल के अंदर था। उसके पहले आज तक ब्रजेश सिंह का आता पता नहीं मिलता था। इन लोगों ने कभी ये तक पता नहीं कर पाया कि ब्रजेश सिंह कहाँ है। दूसरे हैं विनीत सिंह, तीसरे हैं धनंजय सिंह। आज एक भी उन लोगों के नाम पर कोई रत्ती भर की गुंडागर्दी हो तो बताइए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था, या तो माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ दें या सुधर जाए। तो मुझे लगता है कुछ लोग जो बदमाशी किया करते थे, आज वो सुधर गए हैं। और कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आज देखिए योगी आदित्यनाथ के सरकार के अंदर, वो भी किसी प्रकार से थाने में जाकर के जो समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते थे, तमाम तरह की जो है पुलिसों को डराने का, धमकाने का प्रयास करते थे, उसमें भी बहुत बड़ी कमी आई है। आज भारतीय जनता पार्टी के आप बड़े जिला अध्यक्ष को पूछ लेंगे, उनको पूछ लेंगे, तो वो कहेंगे कि हाँ देखिए, हम जाकर के थाने में एसएचओ से बदतमीजी नहीं कर सकते। मुझे लगता है आपकी बात से यश भारती जी बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। यश भारती जी बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। मीनाक्षी जी, मैं जब वक्तव्य दे रहा था, अपनी बात रख रहा था, आपने मेरी बात को रोक करके सौरभ दुबे जी के पास चली गई और दोबारा चली गई, फिर तिबारा चली गई। आपने मेरी बात रोक के 3 बार उनको मौका दिया। बहुत महत्वपूर्ण होंगे सौरभ दुबे जी, और होने भी चाहिए। आखिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं, किरण रिजिजू जी के स्टाफ के हिस्सा हैं, सर आप जानते होंगे उनका, सरकार का हिस्सा है, एबीपी का हिस्सा है, तो उनके आप अपनी बातों में नहीं आते। जब मैं आपको मौका दूं तो कभी आप मेरे ऊपर लांछन लगाते हैं, और कभी फिर मैं आपको बोलने के लिए कहूं तो फिर आप कहीं और चले जाते हैं। आप बोलिए ना, आपको बोलने से नहीं रोक रही हूं मैं। मेरे पास 5 गेस्ट हैं, मैं सभी के पास मेरे बीच में क्यों बोल रही हैं? मैं नहीं रोक रही। आप रोक नहीं रही तो फिर मेरे बीच में क्यों बोल रही हैं? मेरी बात को क्यों रोकती हैं आप? बोलिए, आप बोलिए सर। ये तो अधिकार आप ही के पास है। आप आगे भी बोल सकती है, पीछे भी बोल सकती है, बीच में भी बोल सकती है, लेकिन आप रोक के टोक के मेरे वक्तव्य को रोकना चाहती हैं, और आप चाहती हैं कि मैं आपकी लाइन पे चलूं जो आपको भाजपा के कार्यालय से पर्ची मिली हो।
उस लाइन पे तो नहीं चल आप भी पाऊंगा आए ना। थे साथ में? अब सुनिए मीनाक्षी जी, हाँ, सुनिए आप मीनाक्षी बोलिए। जी, विषय ये है, अपराधियों को लेके बात कर रहे हैं। मुख्तार को खुलेआम किसने मारा, किसने भेजा था, मुख्तार का वकील कौन रहता था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसके साथ में धंधा करते थे, वकील बन के काम करते थे, उसको छुड़ाने का काम करना, जमानत कराना, ये काम कौन करता था, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल बनाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया। तो धंधा करोगे आप अपराधियों के साथ में, व्यापार करोगे आप अपराधियों के साथ में, और चैनल पे डिबेट चलेगी तो अपराधी हो जाएगी सरकार, सरकार को कोसोगे आप, और छुड़ाने का काम, व्यापार करने का काम, धंधा करने का काम आप करोगे। वारे धंधेबाज लोग। तो ये धंधा जो चंदे का करते हैं, अपराधियों के साथ करते हैं, प्रभु राम के नाम पे। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे थे कि मथुरा में, बरसाना में, अयोध्या में जमीन महंगी हो गई, गुजरात कॉलोनी बन रही है। यही तो विरोध है हमारा कि भैया ये धार्मिक स्थलों पे धंधा क्यों, आस्था का काम होना है, धंधा नहीं होना है। पूरे बरसाना के अंदर, पूरे गोवर्धन के अंदर, पूरे वृंदावन के अंदर गोस्वामी समाज नाराज है आपके काम से। आप व्यापार करना चाहते हो, आस्था का व्यापार करना चाहते हो अयोध्या में, इसीलिए आप आ रहे हो। खेमचंद जी, ये वाला जो आस्था का नैरेटिव है व्यापार वो राम बंद मंदिर करो, के ये वक्त धंधा पर बंद भी, करो। खेमचंद जी जो ये वाला नैरेटिव है वो राम मंदिर के वक्त भी खूब स्थापित करने की कोशिश की गई थी कि राम मंदिर वहां पर बन रहा है, वहां पर लोग नाराज हैं, वहां जाइए, लोगों से पूछिए, दुकानदारों से पूछिए, आमदनी कर रहे हैं। एक टीका लगाने वाला व्यक्ति भी होता है ना, वो कितने रुपए कमा रहा है, जाकर के उनसे जरूर पूछेगा। खेमचंद शर्मा जी, अभी जो कुछ भी आरोप लगाए गए हैं यश भारती की तरफ से, आप उस पर जवाब देंगे? बिल्कुल जवाब दूंगा। यश भारती जी जिस तरीके से अपनी यहाँ पे बातें रख रहे हैं उसमें बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे उनकी पार्टी की संस्कृति है। वो कभी एंकर को धमकाते हैं, कभी दूसरों को धमकाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा ऐसा ना करें। अयोध्या की आप जो बात करेंगे, अयोध्या में सब खुश हैं, वहां के लोकल लोग भी खुश हैं, और पूरे 100 आती करोड़ हूँ मैं से आपके ज्यादा पास, हिंदू राहुल जो जी। पूरे विश्व में रहते हैं वो खुश हैं। करोड़ों की संख्या में हिंदू वहां पे गए हैं, वहां की फैसिलिटी से भी खुश है। भगवान राम के जब वहां पे दर्शन करते हैं, मैं खुद वहां पे दर्शन करके आया हूँ, तो आपके पूरा जो शरीर है, रोम रोम आपका खड़ा हो जाता है कि 500 साल के स्ट्रगल के बाद हम पुनः ऐसे भव्य मंदिर में दर्शन कर पा रहे हैं और भव्य जगह पे दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान राम का हम वहां पे आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं खुद ब्रजवासी हूँ। हमारे ब्रज क्षेत्र में आप देखेंगे जो भीड़ आज जब 7 साल पहले आप जाओगे, अगर मैं बरसाना क्षेत्र की बात करूं, ओकेशनली जो राधाष्टमी पर, होली पे जो भीड़ होती थी, आज आप वो भीड़ हर वीकेंड में देख सकते हो। उसका कारण है लॉ एंड ऑर्डर, उसका कारण है फैसिलिटी, उसका कारण है कि ये एश्योरेंस होना कि हम रात को कभी भी जाएंगे तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है। तो ये एश्योरेंस किसने दी? योगी जी ने दी, मोदी जी ने दी। और अभी ये कह रहे थे कि नोएडा में योगी जी मोदी जी के पीछे पीछे, अरे पीछे पीछे नहीं, वी आर अ टीम। मोदी जी नेशनल लीडर हैं, योगी जी हमारे स्टेट के लीडर हैं, और दोनों एज ए टीम करके मतलब नेशनल योजनाएं भी घर घर तक जा रही हैं, हर व्यक्ति तक पहुंच रही है, पीएम किसान की मदद पहुंच रही है, पानी हर खेत में पहुंचाने का काम योगी जी और मोदी जी दोनों मिलके कर रहे हैं। फर्टिलाइजर के रेट नहीं बढ़ने दिए, जो फसल के दाम प्रॉपरली मिले, गन्ने के 3-3, 4-4 साल तक, मैं खुद यूपी से, 4-4, 5-5 साल तक पैसे नहीं मिलते थे। आज गन्ने की मिल फायदे में है, क्योंकि ना सिर्फ चीनी बल्कि इथेनॉल बना के हमने पहले मिलों को एम्पावर किया, मिलों के माध्यम से किसानों को एम्पावर किया। आज किसानों को साल बेचने के नहीं, महीने में उनका पेमेंट आ जाता है। गन्ने की फसल, गन्ने का किसान खुश है, धान वाला किसान खुश है। आज टूरिज्म उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टूरिज्म है, और उसकी वजह से लोकल स्तर पे जो हमारे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, युवा अपने काम धंधे खड़े कर रहे हैं, नए नए आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे 4 चांद हमारे उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में भी लग रहा है, पूरे देश के डेवलपमेंट में भी लग रहा है। यस भाई, आप जो अच्छे काम है उसको आप अप्रिशिएट करिए। हमारे जो इम्प्रूवमेंट की चीज बची है आप हमेशा सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा। और आपने इनडायरेक्टली माना भी ऐसा कि राज्य आज बन गया आप है, कह रहे हैं कि इकलौता बाहर ऐसा के लोग राज्य आ बन रहे हैं, गया आपको है। उस पर विरोध है। खेमचंद आपको जी, विरोध हो सकता है, हाँ। लेकिन ये अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। अमेरिका लोग क्यों जाते थे और क्यों जाते हैं? क्योंकि एक अट्रैक्शन की, वहां पे अपॉर्चुनिटी है, वहां पे इन्वेस्टमेंट है, वहां पे एश्योरेंस है, वहां पे फैसिलिटी है। तो वही मैं करेज आज उत्तर प्रदेश की और लोगों का, पूरे विश्व के लोगों का देखता हूँ, और वो दिन दूर नहीं है कुछ सालों बाद कि जिस खेमचंद तरीके जी, का, मुझे लगता है कि ना जिस तरीके के बहुत efforts लोग हिम्मत चाहिए अमेरिका के लिए होती है मारते हैं, वैसे किसी उत्तर के प्रदेश के लिए काम को, मारेंगे। अच्छे काम को अच्छा बताने के लिए और बुरे काम को बुरा बताने के लिए। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए हैं। किस वक्त आए हैं? महाकुंभ के वक्त में आए हैं। राहुल लाल जी, आपके पास बहुत वक्त से आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपको इसमें शामिल जरूर करूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये भी है
क्या ये एनसीआरबी के आंकड़े नहीं है? मुझ पर तो शायद यहाँ पर भरोसा नहीं किया जाएगा यश भारती की तरफ से, लेकिन ये एनसीआरबी के आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं है। 70% जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में 2013 के वक्त में हुई वो ज्यादातर उन इलाकों में हुई जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक रहा करते थे, मंत्री रहा करते थे। राहुल लाल जी, क्या ये आंकड़ा मैं गलत दे रही हूँ? मीनाक्षी जी, देखिए जितने सुनहरे तस्वीर यहाँ पे खेमचंद जी ने रखे और सौरभ जी ने रखे, क्या उत्तर प्रदेश में उतना ही सुनहरा तस्वीर है? क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट में पूरा नहीं कर पाया था। बस हमें केवल 2 मिनट का समय दे दीजिए मीनाक्षी जी। देखिए एनसीआरबी के आंकड़े भी मैं भी रख रहा हूँ। एनसीआरबी के आंकड़े में जो दर्ज हुआ है 2023 का जो नवीनतम आंकड़ा है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश एक देश में वैसा प्रथम राज्य उसने नंबर 1 का स्थान बनाया है जिसमें दलित अत्याचार के मामलों में 15,000 से ऊपर के केसेस हुए दलितों के ऊपर जो है कि दलित अत्याचार के मामले में। देखिए खेमचंद जी, आप मानने के लिए तैयार नहीं है। खेमचंद जी, अरे छोड़ दीजिए आप मैं तो कह रहा हूं कि आप नोएडा गाजियाबाद जो एनसीआर के हिस्से हैं उसी के ऊपर रह लीजिए। आप तो कह रहे हैं कि रात में भी लोग सुरक्षित होकर जा सकते हैं। आप मेन सड़क के ऊपर आप मोबाइल पे बातचीत कर लीजिए, मैं आपको दावा देता हूं 5 मिनट में झपट्टे मार जो है आपको मोबाइल छीन के ले जाएंगे। अब तो फिल्म सिटी जो कि जहां पे मीडिया का हब माना जाता है, वहां पे भी प्राय दिन जो है हमारे मीडिया के मित्रों से मोबाइल छीन हो जा रही है। कहां की बात कर रहे हैं? तो वो मुख्यमंत्री जो एक बयान देते हैं कि एक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होंगे, सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किसी भी एरिया में चले जाओ और आज वहाँ पे स्थिति, वहाँ पे लोकल लोगों से पूछो, 7-8 बजे के बाद अपने एरिया में घूमते थे, नहीं आज घूमते हैं। आप ये पूछिए 7-8 साल पहले कितनी चोरियां होती थी। आप अपने खेत पे जो कृषि के उपकरण है, क्या आप वहाँ पे छोड़ पाते थे या नहीं छोड़ पाते थे? नहीं छोड़ पाते थे। आज आप अपने कृषि के उपकरण को रात को छोड़ पाते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये गारंटी है कोई चोरी करेगा। खेमचंद जी और राहुल जी, हो ये रहा है कि फिर आपकी बात नहीं समझ पाएंगे हमारे व्यूअर्स। मीनाक्षी जी, देखिए मैंने खेमचंद जी के बीच में बिल्कुल उनको ध्यान से सुना था। मैं तो चाहूंगा कि असहमति के स्वर को भी सुना है वो। अरे आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सुन तो लीजिए। आपको जितना खंडन करना हो खंडन कर दीजिएगा। मैं ये चीज कह रहा हूं कि एनसीआरबी के आंकड़ों में दलित अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 का शहर है कि नहीं है? छोड़ दीजिए राजधानी लखनऊ। आप ये बात स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या आप ये बात स्वीकार नहीं करते हैं कि प्रयागराज हो या फिर लखनऊ हो, वहां पर जो घर बनाए गए हैं वो एससी को भी मिले, एसटी को भी मिले, ओबीसी को भी मिले। आपके पास में लौटी, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर शिवानंद जी, क्या ये गलत कह रही हूं मैं कि वहां पर उन जमीनों पर जिन मैं लौटती हूँ राहुल जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, मुझे सबको थोड़ा थोड़ा वक्त देना है। शिवानंद, आपसे करना चाहूंगी क्योंकि मेरा ये सवाल इसलिए भी है कि जब दलितों की बात होती है तो दलितों के उत्थान की बात होती है उत्तर प्रदेश में, और दलितों के उत्थान की अगर बात आप कर रहे हैं तो आप इस बात को क्या स्वीकार करेंगे कि जिन जमीनों पर कब्जा किया गया था आज 2025 में वहां की सच्चाई ये है कि लोगों को घर बना करके रहने के लिए दे दिए गए हैं? क्या ये उत्थान उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है? आप इससे इनकार कर पाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी ने, चीफ मिनिस्टर सर ने, कि मेरा एक ही कहना है मीनाक्षी जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा से एससी एसटी ओबीसी आदिवासी सबको सम्मान करना चाहिए। अभी देखिए रायबरेली में अभी देखिए 1 मंथ बैक रायबरेली में एक दलित कार्यकर्ता को, ये मान रहे हैं या नहीं मान रहे? मेरे सवाल का जवाब तो देते जाइए पहले। हाँ मान रहा हूँ। मान रहे हैं? जी। उन्होंने लेकिन योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है, क्योंकि आज भी देखिए कहीं भी आप मैं बीजेपी नेता को और उनके साथी सौरभ जी को मैं पूछना चाहता हूँ, यूपी में एमएससीबी लोन कितना दिया, मुद्रा लोन कितना दिया, गौर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी के बारे में कितना इन्होंने रोजगार दिया? 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया। अच्छा, अभी बीजेपी का नेता बता रहे थे कि क्या राम प्रभु, अरे राम हमारे भी राम प्रभु, आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शिलान्यास के लिए ताला खोला था। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ बीजेपी की नेता को, सौरभ जी को, हमेशा राम श्री प्रभु आपका है, इसलिए आप लोग हार गए उधर अयोध्या में। राम सबका है। वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब मंदिर का उद्घाटन होता है तो किस तरीके से बायकॉट किया गया, ये तो पूरी दुनिया का सवाल था, ये तो पूरे भारत का सवाल था सर। मीनाक्षी जी मेरे को थोड़ा बात करने दीजिए। उधर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अदानी, कौन गरीब था? प्रेसिडेंट मुर्मू जी भी नहीं थे, आदिवासी हमारे राष्ट्रपति जी भी नहीं थे,
इसलिए राम ने उनको सबक सिखा दिया। गौर गरीब दलित पिछड़ों के घर गिरा के आज भी वो लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। क्या कर रहे हैं आज देखिए, अभी अभी बीजेपी नेता बोल रहे थे क्या राम प्रभु जी। अरे भैया, अगर मेरा ओपन चैलेंज है सौरभ जी को भी और बीजेपी नेता को भी, आप लोग जाके श्री राम प्रभु के अंदर फोटो खींच के दिखाइए कितना बारिश में पानी आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी उधर बैन कर दिया फोटो खींचने के लिए। राम क्या आपका नहीं है? राम हमारा भी है, राम सबका है। शिवानंद जी, एक सवाल और ऐड ऑन कर दूं, वरना आपको लगेगा कि मैं टोक रही हूं, इसलिए आपसे परमिशन ही ले लेती हूँ। एक सवाल और ऐड ऑन कर दूं? नहीं, बोलिए। एक सवाल इसी में आप ही जवाब दीजिएगा, जवाब आप ही दीजिएगा, बस एक सवाल और जी। मंदिर के उद्घाटन के बाद कितने बार गए आप? मैं 2 बार जाके आया मीनाक्षी जी। आपने वहाँ के लोगों से आपने बातचीत की जो वहाँ पर आज कमाई कर रहे हैं, जो दुकानें लगा करके खड़े हुए हैं, जो बच्चे वहाँ पर तिलक लगाते हैं? नहीं मीनाक्षी जी, हाँ। उधर सिर्फ उधर के लोकल लोगों को जॉब नहीं मिल रहे, सिर्फ गुजराती लोगों को जॉब मिल रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ के सब लाइट चोरी हो गया और पोल चोरी हो गया, रोड सब खराब हो गया है, भ्रष्टाचारी भरमसाट किया है। अदानी को 3000 एकड़ लैंड दिया है। वो जगह मैं योगी आदित्यनाथ सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चैनल के, नेशनल चैनल के माध्यम से, मीनाक्षी जी, मैं कल का कल लेटर लिखूंगा कि 3000 एकड़ 3000 एकड़ जो अदानी को दिया है वो जगह गौर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी को घर बना के दीजिए। योगी आदित्यनाथ इंडिया डेली पर आए तो आपके मन में कम से कम विचार तो आया कि आप एक पत्र के माध्यम से अपनी बातें वहां पर रख देंगे, अच्छी बात है। यश भारती जी, अभी जो कुछ भी डॉक्टर शिवानंद की तरफ से कहा गया है, आप उससे सहमत है? नहीं, देखिए, उनकी बात उन्होंने कह दी है, उनकी सहमति असहमति की क्या बात, उनके विचार है। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने जो मुख्तार की विषय आपने मुख्तार रखा है, माफिया रखा है, मैंने मुख्तार की बात की कि मुख्तार का वकील कौन, पैसे के साथ धंधा कौन कर रहा था, उस पर भाजपा के नेता कुछ कहने को तैयार नहीं है, ना कोई बात करे। आप धंधा करोगे, व्यापार करोगे, उनको बचाओगे, न्यायालय में बचाओगे, उनके पक्ष में वकील बन के खड़े हो जाओगे, तब भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता कि माफियाओं के पक्ष में कौन खड़ा होता है। तो ये धंधेबाज भारतीय जनता पार्टी जो चंदे का धंधा करती है, तमाम चीजें करती है, जमीन का धंधा करती है। और अभी तो बता रहे थे, मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा, ये कह रहे थे मैं बरसाना का हूं, वृंदावन का हूं, मथुरा का हूं। तो मैंने पूछा कि भाई फिर वृंदावन में जो गोस्वामी समाज, जो वहां के लोकल लोग हैं, जो लोकल वोटर है, जिनका मूल अधिकार है वहां पे, वो लोग नाराज है, आंदोलन क्यों कर रहे हैं? बच्चे बच्चियां, महिलाएं, पुरुष, सब लोग उस पर जवाब नहीं देंगे। लोकल हूं मैं वहां का, लोकल हूं मैं वहां का, दुनिया भर की बात कर रहे थे, समस्याओं पे कोई बात नहीं है। और आप उस बात पे कह रही, फिर अब मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि मैं आपके लिए कह रहा हूं। तिलक लगाने वाला रोजगार हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग हैं जो तिलक लगा के रोजगार पा रहे हैं? भाई पूछिए इनसे, क्या खेमचंद जी वहां तिलक लगा के पैसा कमाते हैं? यही इनका रोजगार है वहां पे। खेमचंद जी, कितने लोग कमाते हैं? खेमचंद जी, और ये टूरिस्ट नहीं है, आस्था और व्यवस्था दोनों अलग अलग चीजें हैं। आस्था में व्यवस्था को मत जोड़िए, धंधे को मत जोड़िए। व्यापार नहीं हो सकता आस्था के साथ। प्रभु राम के दर्शन करने जाते हो, व्यापार करने नहीं जाते। प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने जाते हो वृंदावन में, मथुरा में। देखिए, जब हिंदुओं की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये इस तरीके से बातें रखते हैं कि हिंदुत्व का अपमान हो और हमारे इष्ट देवों का अपमान हो। किसी ने नहीं कहा कि तिलक लगा के व्यापार होता है। अरे सुन लो, तिलक लगा के व्यापार नहीं होता। भावनात्मक तरीके से भी वहां पे साधु संत तिलक लगाते हैं, आशीर्वाद के रूप में भी तिलक लगाते हैं, मंदिर में भी तिलक लगाया जाता है। मैं ब्रजभाषा भी बोल सकता हूँ, धारा प्रवाह ब्रजभाषा बोल सकता हूँ, डिबेट में भी बोल सकता हूँ। और जो मैं बोल रहा हूँ वो सच्चाई बोल रहा हूँ, वो ग्राउंड से सच्चाई बोल रहा हूँ। वहां पे कोई नाराज नहीं है, लोकल लोग खुश हैं, क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो रिलीजियस टूरिस्ट हैं या घूमने वाले टूरिस्ट हैं, तो उनसे अपॉर्चुनिटी आती है। वो वहां पे रहते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सामान खरीदते हैं, वहाँ लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो लेते हैं और वहां पे आके रहने भी लग गए, तो लंबे समय तक रहते। तो इससे यही तो इकोनॉमी है। इकोनॉमी जब हैपनिंग होती है तो इकोनॉमी आगे बढ़ती है, ग्रोथ होती है तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि वहां पे एक अच्छा प्रशासन है और प्रशासन ने कॉन्फिडेंस दिया है, विश्वास दिया है, और उसकी वजह से तेजी से चीजें आगे बढ़ रही हैं। अयोध्या में कोई नाराज नहीं। और एक और बता दूं, अभी हमारे मित्र ने कहा कि वहां अयोध्या में मंदिर में कोई फोटो नहीं। हाँ, नहीं ले सकता क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजन है। लेकिन आपको बता दूं मित्र शिवानंद जी, आप दोबारा जाइए अयोध्या मंदिर के जो और एडिशनल मंदिर बने थे, जिसमें भगवान, जिसमें उस समय के जितने भी कैरेक्टर थे, जिसमें भगवान के मित्र वाल्मीकि जी और मां सबरी, बहुत सारे जो एडिशनल मंदिर हैं सब बन के तैयार हो चुके हैं। 100% काम कंप्लीट हो चुका है। और जो पूरे जो गर्भगृह का और जो मेन मंदिर का काम पहले से ही कंप्लीट था।
फोटो ना लेने का मतलब सिक्योरिटी रीजन से है, ना कि ये कि कोई और प्रॉब्लम है। फोटो कहीं भी आप किसी भी मंदिर में जाओगे तो गर्भगृह में फोटो अलाउड नहीं होता है। ये तो फोटो बहुत का कोई अपना लोकेशन साधारण होता सा है, अपनी जगह प्रोटोकॉल है। होती है। और तो आप राम इसे मंदिर में कंफ्यूज क्या, मत करो बिल्कुल कि सही कह रहे फोटो हैं आप गर्भगृह में नहीं ले सकते, राम इसलिए वहां मंदिर पे बस काम में नहीं नहीं, हो रहा है। वहाँ राम कोई मंदिर बस में प्रॉब्लम नहीं, है, ये वर्ल्ड नियम क्लास। हर मंदिर में लागू होते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे वहां पर लिखा होता है कि गर्भगृह में फोटो नहीं खींचना है। सौरभ दुबे जी, ये बयान किसने दिया था? मठाधीश और माफिया एक ही है, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था। देखिए मीनाक्षी जी, हाँ, आज का विषय जो है वो माफिया पर विषय है। और चूंकि नहीं हुल्यालकर तभी मैंने साहब कहा क्योंकि उसमें सब कुछ जो मिक्स किया जा रहा है राम मंदिर से लेकर के हाँ माफिया तक, इसीलिए मेरा सवाल ये है कि हाँ मठाधीश और माफिया को एक किसने कहा, किस तरीके से बराबर में लाकर के खड़ा कर दिया गया? सपा देखिए सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया था, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था उत्तर प्रदेश में। देखिए यश भारती जो है आज मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने मुद्दों के उनके जो दो प्रश्न थे उसका उत्तर मैं दूंगा, और वो दोनों प्रश्न में फंस गए अपने। उन्होंने कहा कि माफिया मुख्तार के साथ कौन से लोग थे भारतीय जनता पार्टी के जो उनके साथ व्यवसाय कर रहे थे और बढ़ रहे थे। अरे भैया, सरकार आपकी थी, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया उस समय? अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता माफिया के साथ काम कर रहा था, आपको तो एक्शन लेना चाहिए था। आप तो लंबे समय से उत्तर प्रदेश के अंदर थे, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? और दूसरी बात, उन्हीं माफियाओं को किसने टिकट दिया, जरा बताइए। मुख्तार अंसारी किसके टिकट पर लड़ा चुनाव? अतीक अहमद किसके पार्टी के टिकट किसने दिया उसको टिकट? मतलब आप अपनी बातों में क्यों फंस रहे हैं भाई? एक तो आप कार्रवाई नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के लोग का नाम ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों को टिकट देते हैं। ये आपका स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि माफियाओं के प्रति जो आपको सम्मान दे रहे हैं, माफियाओं के प्रति जो आपका लगाव है, वो इस चैनल पर आपकी पोल खुल गई। दूसरी बात देखिए, माफियाओं की जब मठाधीश की तुलना थी, योगी आदित्यनाथ की तुलना कर दी गई माफिया से, मतलब आज के जो संत समाज हैं, संत समाज की तुलना आप माफियाओं से कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर चला रहे हैं। अगर आज जो है तमाम जो है जिस अयोध्या के अंदर आप कह रहे हैं कि भैया वो भगवान राम के नाम पर चुनाव हार गए, चुनाव का जो वोट का सौदा है ना, वो विकास का मसौदा भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं रहा है। और योगी आदित्यनाथ जो है वो हमेशा से, चाहे योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, जो आज भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार हुआ, उसके अयोध्या के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोगों को व्यावसायिक रूप से फायदा हो रहा है। सभी लोग वहां पर कमा रहे हैं। मुझे दिल्ली के अंदर कई मुसलमान ऐसे मिले जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे, ओला उबर, यहाँ पे कह रहे हैं जी अब हम अयोध्या जा रहे हैं वापस। वह अयोध्या में भर भर के दर्शनार्थी आ रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं इतना अच्छा अवसर मिला हमें सरकार की तरफ से। आज हिंदू मुसलमान सब सरकार की सराहना कर रहा है। वहाँ का तीसरी सौहार्द तो बहुत संभला हुआ है। वहाँ के लोग भाई भाई वाला जो उदाहरण है वो हमेशा देते हैं। मैं खुद राम मंदिर के वक्त पर वहां पर कम से कम 15 दिन रही। उसके बाद दोबारा जब राम दरबार खुला तभी मैंने जाकर के 10 दिन वहां रिपोर्टिंग की, और मैंने वहां हर एक व्यक्ति से बात की है। उस पहले व्यक्ति से भी बात की है जिसे पहला न्योता दिया गया था। अब यश भारती जी यहाँ पर कुछ भी कहें कि कौन कौन गया था, वो गरीब तबके के लोग भी गए थे, इस बात को मत झुठलाइए। राहुल लाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर जो शिकंजा कसा गया है, क्या इसके लिए इंतजार करना जरूरी था कि जब किसी और की सरकार आएगी तब शिकंजा कसेंगे? हमारी सरकार में खुलेआम सब होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वो चयनात्मक है। वो एक तरह से ऐसा है कि हम लोगों ने देखा बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर केस दर्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज हुआ, लेकिन किस तरह से गवाहों को डरा दिया गया, धमका दिया गया। ये तो गलत बात है। कोर्ट मतलब कोई आदेश दे, आप उस पर भी सवाल खड़े करें। मीनाक्षी जी देखिए, ये तो कोर्ट के आदेशों पर सिर्फ सवाल खड़े करना हुआ ना, कोर्ट का आदेश था ना। खड़ा कर रहा हूँ मीनाक्षी जी, बस चंद सेकंड जी। मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने लखीमपुर खीरी का घटनाक्रम देखा था कि नहीं देखा था? गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जो उसमें गृह राज्य मंत्री होते थे, उनके बेटे के ऊपर कितना मुश्किल हुआ था एफआईआर दर्ज आशीष कराना। मिश्रा को घसीटकर पुलिस अपने साथ ले गई थी, फिर तो वो तस्वीरें भी याद होंगी आपको। मीनाक्षी जी वो तस्वीरें देखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब ये ध्यान देने योग्य चीज है। दूसरी चीज, क्या उन लोगों के घरों पे बुलडोजर पहुंचा? बृजभूषण शरण सिंह के घर पे बुलडोजर पहुंचा? क्या अजय मिश्र टेनी के घर पे बुलडोजर पहुंचा? मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर माफिया भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तो वो अभी भी सुरक्षित है। ये चयनात्मक व्यवस्था को छोड़ देना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी बेहतर हो जाएगी। नहीं तो फिर हम लोग देख ही रहे। आप नोएडा में, क्या मैंने गलत उदाहरण रखा? नोएडा और गाजियाबाद जैसे जो दिल्ली एनसीआर के हिस्से हैं, क्या सड़क पे आप महंगे मोबाइल के साथ 5-10 मिनट तक आप बात कर सकते हैं और आपका मोबाइल सुरक्षित होगा? गहने जेवर कोई पहने हुए का झपट्टा नहीं मार रहा है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की कमी है कि नहीं? किस जमाने की बात कर रहे हैं राहुल जी? कहाँ रह रहे हैं अभी? दिल्ली में रह रहे हैं या एनसीआर में ही रह रहे हैं?
अरे मैं तो गाजियाबाद में रह रहा हूँ मीनाक्षी जी। जीटी रोड पे आप फिर भी शाम को बाहर निकला करिए, थोड़ा घूमा करिए अरे मोबाइल फोन लेकर के। मैं आपको यही बिल्कुल कहूंगी। बाहर निकलता हूँ। हाँ। और मीनाक्षी जी बिल्कुल जमीनी स्थिति बता रहा हूँ मैं एक चीज छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ माफियाओं पे कितनी कार्रवाई हुई। अभी जो डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के घर से 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति मिल रही है, वो तो कानपुर से लेकर हर तरफ उनके जमीनों का साम्राज्य मिल रहा है। क्या उनके जमीन के ऊपर भी भूमि फ्लैट बना के भूमिहीनों को उसको आवंटित किया जाएगा? सरकार थोड़ा वो भी आश्वासन दे चुकी। कहीं कहीं पुलिस का अपराधीकरण होता हुआ भी अरे उन पर तो सर कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन आप उसके पहले का इतिहास भी फिर जरा याद करिए। 10 साल पहले से वो सीओ हैं कानपुर में। किसकी सरकार थी 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में? ये तो आप जानते हैं। कैसी बातें करते हैं राहुल लाल जी, आप अच्छे से जानते हैं। मीनाक्षी जी 2017 के बाद सोचे नहीं कि उनके ऊपर कार्रवाई 2025 में हो रही है। हाँ। तो मैं बीएस भारती जी से भी सवाल पूछ लूंगा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में सवाल नहीं पूछा जाएगा कि वो 100 करोड़ का अकूत संपत्ति कहां से आ गया है पुलिस के ऊपर? बिल्कुल सवाल पूछिएगा। और इसके साथ साथ अभी हमारे साथ हालांकि जुड़े नहीं है यश भारती जी, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। यश भारती जी जुड़े तो उनसे भी पूछिएगा कि 2014 से जब वो सीओ बने, कानपुर में तैनात रहे, तो तब उन पर शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? बेस तो बनाया गया था ना। ठीक है राहुल जी, यश भारती जी आ गए, आप सीधे उन्हीं से पूछ लीजिए। आप खुद ही पूछ लीजिए। आप खुद पूछ लीजिए। आप पूछिए मीनाक्षी जी। हाँ। मीनाक्षी जी मेरी एक लाइन को एक बार पूरा हो जाने दीजिए। मैं यही पूछ रहा हूँ कि ऋषिकांत शुक्ला के ऊपर 100 करोड़ रुपया कैसे जमा हो गए उनके पास? और मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब जांच होगी तो वो 100 करोड़ रुपया 1000 करोड़ रुपये में कन्वर्ट होगा। दावा है हमारा इस पूरे प्रकरण में। क्या ये पुलिस के अपराधीकरण का मामला है कि नहीं? चाहे कार्रवाई अगर ना हो तो बिल्कुल आप सवाल करिएगा, जवाब भी देंगे। बीजेपी से ही पूछेगा। खेमचंद शर्मा जी जवाब देंगे आप इस पर? आज जिन्होंने उनको नियुक्त किया उनसे सवाल नहीं, हम जो कार्रवाई कर रहे हैं हम पे सवाल। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। अरे कार्रवाई कर रहे हैं राहुल भाई, सुन लो, कार्रवाई की जा रही है और सब खोदा जाएगा। आपने 100 कहा, 100 की जगह 1000 निकलेगा, 1000 भी खोदा जाएगा। उनको जिसने सहयोग किया है उनको भी खोदा जाएगा, छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। जिन्होंने उनकी सिफारिश की, जिन्होंने भी उनके साथ कोalition करके ये सारी संपत्ति इकट्ठी की है, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। योगी मोदी जी का नारा है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। योगी जी का साफ साफ कहना है 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी उनका परिवार है, कोई उनका अपना कोई निजी परिवार नहीं। वैसे मोदी जी का 140 करोड़ लोग भारतीय उनके परिवार हैं। तो साफ साफ उनका जो संदेश बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ना खाएंगे ना खाने देंगे, और खाने वाले का जहां भी जब भी जैसे भी डिटेल मिलेगी उस पर कार्रवाई होगी। माफिया, चाहे वो फाइनेंशियल माफिया हो, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे अत्याचार करने वाला माफिया हो, सभी पे कार्रवाई हो रही है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आज आम लोग खुश हैं, माफिया दुखी है, और माफिया को पालने वाली पार्टियां दुखी हैं, और आम लोगों के साथ काम करने वाली पार्टियां खुश हैं। मैं इसके साथ अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। ठीक है यश भारती जी, अगर माफियाओं पर बुलडोजर वाली कार्रवाई होती है, जवाब दे दूं? हाँ मैं आप ही के पास आप से तो सवाल पूछा सर मैंने आपसे। सवाल सारे आ चुके हैं। हाँ। सबसे पहले तो बिजली चली। ठीक है आप खुद बोलेंगे। ठीक है बोलिए। सबसे पहले तो बिजली चली गई, इसीलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया। तो विकास का एक प्रमाण पत्र आपकी डिबेट में मिल गया। दूसरी बात, जो माफिया पे बात चल रही थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य, बड़े चयनित हैं आप, बड़े चयनित हैं आप कि उसी पर सवाल का जवाब देंगे जो आपके पास है। मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे। यश भारती जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, वरना आप फिर आरोप लगाएंगे कि मैंने आपकी बात को काट दिया। देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से पहले मेरे यहाँ लाइट चली गई थी, अब आपके यहाँ लाइट चली गई, इसीलिए आपको दो ब्रेक लगने। ब्रेक की टाइमिंग। अरे बोलने दिया कीजिए भाई, आप ही को बोलना, बाद में अपना एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा ना। क्यों इतनी परेशानी होती है मीनाक्षी जी? आप तो वैसे भी महोबा की, अभी आपने परिचय दिया, बड़े लड़ाका महोबा वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक बार सह ना पाए, कितने कहावत है महोबा की। तो कहने दीजिए हमको, आपकी वीरता पे कोई शक नहीं है, लेकिन वीरता का परिचय हर जगह मत दीजिए। सवाल का जवाब देने दीजिए मुझे। अभी जब मुख्तार की बात चल रही थी, तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, जमानतें कराते हैं, और उनको भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल बनाती, विधायक बनाती, सांसद बनाती। तो सौरभ दुबे जी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं, किरण रिजिजू जी की आपका सदस्य हैं, वो ये कहते हैं कि भाई आपकी सरकार थी, आप न्यायालय के अंदर वकील बन के आप जाओगे, वकील के नाम पे धंधा आप करोगे, व्यापार आप करोगे, उस पर कौन सी सरकार रोक सकती है आपको? ये तो भारतीय जनता पार्टी को करना है कि हम किसके पक्ष पे खड़े हैं।
हमारा नेता किसके पक्ष में खड़ा है, हमारे विचार क्या कहते हैं, हमारा धंधा क्या कहता है। तो आपकी रोजी रोटी दाना पानी अपराधियों से चलेगा। देखो आप यहाँ टीवी डिबेट पे और जनप्रतिनिधियों जनता के बीच में आकर के आप अपराध सिद्ध करोगे, लेकिन जब न्यायालय में प्रस्तुत करना है तो आप प्रस्तुत नहीं कर पाओगे, खुलेआम उनको कोई आदमी आकर मार के चला जाएगा। ये फेलियर किसका है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। दूसरा सवाल, आप जो हमसे सवाल पूछ रही हैं और आपने एनसीआरबी के आंकड़े बताए कि महिला सुरक्षा सुरक्षित हैं, और भी आंकड़े बताए, एक नाम बता रहा हूं केवल, कुलदीप सेंगर। क्या बुलडोजर चला कुलदीप सेंगर के यहाँ? कुलदीप सेंगर कहाँ कुलदीप सेंगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ मिलने के बाद हाथ हिलाते हुए मुस्कुराता हुआ जहरीली मुस्कान सबने देखी है। पीड़िता को मार दिया, पीड़िता के वकील को मार दिया, गवाह को मार दिया। जो फिल्मी दुनिया में देखते तो वो सारे एपिसोड देखे कुलदीप सेंगर के। और कुलदीप सेंगर को सजा होने के बाद, जब सजा हुई उसके बाद ही अगले 15 अगस्त को लखनऊ के जितने प्रमुख अखबार है उसका प्रमुख पेज पे, प्रथम पेज पे कुलदीप सेंगर की फोटो की सरकारी विज्ञापन था। उन्नाव का, लखनऊ से मात्र 40 किलोमीटर दूर की घटना है। उन्नाव का कुलदीप सेंगर, बहुत दूर नहीं जाना, ना महोबा जाना है, ना नोएडा जाना है, ना गाजियाबाद जाना है, जहां योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं उससे 40 किलोमीटर दूर की घटना है। ये लॉ एंड ऑर्डर है। आप कह रही थी रोमियो स्क्वाड के लिए, भाई बहन को पकड़ लो, पति पत्नी को पकड़ लो, ये रोमियो स्क्वाड का काम है। आंकड़े देखिए कहां चला गया रोमियो स्क्वाड। रोमियो स्क्वाड बंद करना पड़ा इनको, न्यायालय से लगातार ताज्जुब हो रहा है, बहुत ज्यादा ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि किसी ने यही कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है। कुलदीप सेंगर का नाम लिया ना, अभी भी जेल में है। सौरभ दुबे जी, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? क्यों करते हैं आप ऐसा? कपिल सिब्बल किसी का भी केस लड़ेंगे, लेकिन आप कभी भी कहीं पर भी जाकर किसी सच व्यक्ति के साथ खड़े नहीं होंगे। लड़के हैं गलती हो जाती है, ये तो बहुत आम बात है, बस कहना ही तो है, बस कहना ही तो है। यश भारती जी, बस कहना ही तो है। की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत है। अरे मेरा सवाल था, मैं काउंटर तो करूंगी अब यहाँ पर आपकी सारी बातें सुनने के लिए तो खड़ी नहीं। सौरभ दुबे जी से सवाल कर रही हूँ सीधे। सौरभ दुबे जी, आप जवाब दीजिएगा कि लड़के हैं गलती हो जाती है, लड़के हैं गलती हो जाती है, आज वही लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर एक बलात्कारी को संरक्षण देते हुए तथा कथित अयोध्या के राजा अभी पिछले वर्ष हमको दिखाई दिए, वो समाजवादी पार्टी की लाल टोपी लगा करके, वो क्या था, कन्नौज के अपराधी को, बलात्कारियों को संरक्षण देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं पहले उसका डीएनए टेस्ट करा करके लाइए। वो क्या था? दूसरी तीसरी बात, संभल के अंदर आपने देखा कटिया मार मार के बिजली लेती हैं। अगर आप बिजली का बिल नहीं भरोगे भैया तो लाइट तो जाएगी। इंडिया टेली लाइव ऑफिस का बिजली का बिल भरता है, उसके यहाँ लाइट नहीं जाएगी, माफ करिएगा। तो चौथी बात यह है, कुल मिलाकर के मैं सबसे बड़ा प्रश्न पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से, सबके पास आना चाहूंगी मैं। हाँ, एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ बस। ये बताइए, अखिलेश यादव जी की सरकार जब थी उत्तर प्रदेश के अंदर 100 दंगे हुए। आज 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, एक दंगा भी हुआ हो तो बताइए। साजिश जरूर की थी इन्होंने संभल में, लेकिन वो विफल हो गई, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर दिखाता है कि उनका जो माफियाओं के प्रति, दंगाइयों के प्रति जो है वो स्पष्ट तौर पर मैसेज है कि अगर करोगे तो जीरो टॉलरेंस से जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल के अंदर होंगे। और राहुल लाल जी से पूछिए, ब्रजभूषण जी ने क्या गलती की थी, इनसे अपराध पूछ लीजिए। जिस अपराध, कोई इनसे अपराध पूछिए कौन सा अपराध था उनका। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया हुआ, पहले अपराध बताएं और उसके बाद जो है अभी मैं थोड़ा सा कमेंट और राहुल लाल जी से लेना चाहूंगी। राहुल लाल जी सेलेक्टिव होना चाहिए, सेलेक्टिव होना चाहिए राहुल लाल जी, या फिर जो माफिया उन पर शिकंजा कसना चाहिए? सीधा सवाल। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सभी माफियाओं पे शिकंजा कसना चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे माफियाओं पे भी शिकंजा कसना चाहिए। अजय मिश्र टेनी और आशीष मिश्र टेनी जैसे माफियाओं पे भी शिकंजा कसना चाहिए। किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन चयनित तो भारतीय जनता पार्टी हो रही है। मैं कुछ बोलूंगी तो आप मुझे बोलेंगे कि बीजेपी की क्या जरूरत है, फिर आप मुझे बोलेंगे बीजेपी की क्या जरूरत है। आशीष मिश्रा को खींच करके ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिनका आप नाम ले रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह का, और इसके अतिरिक्त भी जो केस है उसमें आकर के कोर्ट की तरफ से जब दखल दिया गया, कोर्ट ने जब क्लीन चिट दी तब क्लीन चिट दी गई है। ठीक है खेमचंद जी, ठीक है राहुल लाल जी, खेमचंद जी लास्ट कमेंट। देखिए, हमारे राहुल भाई को कोर्ट पे विश्वास नहीं है। राहुल भाई को ये है कि रिजर्वेशन होना चाहिए सजा मिलने पे भी। अगर समाजवादी पार्टी के भूमाफियाओं पे अगर कार्रवाई हो रही है, अगर उनके गुंडों पे कार्रवाई हो रही है, अगर उनके अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है,
तो कुछ सेलेक्टिवली अगर उनके 50 लोगों पे हो रही है तो 10-20 लोगों पे बीजेपी वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनको कोर्ट भी निर्दोष साबित कर देती है, कोर्ट भी उनको छोड़ देती है, कोर्ट में भी निर्दोष साबित हो जाते हैं तो भी नहीं, तो भी उनको वो बार बार कोर्ट करेंगे, क्योंकि वो राहुल जी की राजनीति को सूट करता है। राहुल जी भी हमारे और कई ऐसे नेता रहे अनडिक्लेयर्ड हैं जिन्हें कांग्रेस के पार्टी से न प्रवक्ता केवल हैं। निकाला मैं गया आपको है बल्कि वो जेल की सलाखों के पीछे भी है, जिसमें एक नाम कुलदीप सेंगर का, जो इस डिबेट में लिया गया था। बहुत धन्यवाद मैडम आप सभी इनकी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया डेली पर आप छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।